अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदा से दुआ है कि वो आपको, आपके अहल वयाल को, आपके बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और खुश खुर्रम रखे। अभी आज हम कवर करेंगे न्यूज़ीलैंड जो है उसके। आपसे वादा किया था कि जो आइल्स है। अच्छा, आप जितनी भी व्यूअर्स हैं मेरे, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे व्यूअर्स हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन हम वो एनालिटिक्स चेक कर रहे थे चैनल के, तो उसमें पता चला कि हमारे सब्सक्राइबर तो 500 प्लस हैं, थैंक यू वेरी मच। बट जो व्यूअरशिप है वो अदर देन सब्सक्राइबर 80% है, तो वो ज़्यादा है। आप लोग तो देखते ही हैं, बट जो सब्सक्राइब नहीं करते वो भी देख रहे हैं। तो जो भी आते हैं चैनल पे काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। सब्सक्रिप्शन से मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मेरी रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ने से जो इन्फॉर्मेशन है वो बढ़ेगी। तो फिर जो है हम चीज़ों को उसी हिसाब से ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे आगे ले जा सकेंगे। सो अब हमने क्या करना है कि आज आपको बताना है कि जो आइल्स रिक्वायरमेंट है न्यूजीलैंड के लिए वो क्या है। न्यूजीलैंड के लिए ओवरऑल आइल्स स्कोर 6.5 चाहिए। मतलब ईच मॉड्यूल स्पेसिफिक स्कोर हासिल करने की कोई कैद नहीं है आप लोगों पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कनाडा में है कि आपको रीडिंग में भी 6, राइटिंग में भी 6, स्पीकिंग में भी 6 और लिसनिंग में भी 6 लेने हैं, तब आपका एक्सप्रेस एंट्री जो है वो लॉन्च होगा। तो उसके बाद में जो है वो आप अपना प्रोसेस मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। जबकि न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड में 6.5 ओवरऑल, आपका किसी एक में 5.5 आ जाता है, किसी में 6 आ रहा है, लेकिन ओवरऑल स्कोर आपका 6.5 बन जाता है। तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब इसमें सिर्फ आइल्स ही नहीं चाहिए होता। कनाडा में एक ये भी लिमिटेशन है कि आप आइल्स कर सकते हैं या उसके बाद में फ्रेंच का कोर्स है या फिर कनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज बेंचमार्क भी एक कोर्स का नाम है, वो है। आप सिर्फ वो कर सकते हो। जबकि यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज कर सकते हो। आप आइल्स कर सकते हैं, आप टैफल कर सकते हैं, आप आईबीटी, टैफल आईबीटी ओवरऑल स्कोर 79 हो जाए, पीटीई कर सकते हैं, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश बोलते हैं इसको, कैम्ब्रिज इंग्लिश का B2 फर्स्ट है वो कर सकते हैं, एंड OET कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हैं। अच्छा, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, या फिर जो जिनकी क्वालिफिकेशन फ्रॉम कनाडा है या यूनाइटेड किंगडम से है या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। तो उन लोगों ने अगर ये वाला नहीं, ये थर्ड वाला है कि अगर आप लोगों ने कोई न्यूजीलैंड के लेवल 7 की, यानी कि आप जो न्यूजीलैंड का बैचलर्स लेवल है, आप उस लेवल की डिग्री आपने हासिल की है इन कंट्रीज़ में से, और एटलीस्ट 2 इयर्स आपने उन कंट्रीज़ में या से ज़्यादा स्टडी की है, तो फिर भी आपको अपनी लैंग्वेज या आइल्स जो है उस एग्जामेशन मिल जाती है, आप उसके बगैर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारे पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी जब क्वेरीज आती हैं मेरे पास, तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि उनमें से बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो पढ़े होते हैं US से, कनाडा से, इन कंट्रीज से उन्होंने स्टडी की होती है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आपने जो फुल टाइम स्टडी कर रखी है, तो आपको आइल्स से अगर आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करते हैं तो एग्जामेशन मिल जाएगी। सो और इसके अलावा अगर आप सिटीज़न हैं, ये तो खैर इन कंट्रीज़ के सिटीजन्स भी मूव करते हैं, वो एक बिल्कुल सेपरेट फील्ड है। उसका भी एक प्लेलिस्ट इसी पे यहाँ पे सेपरेट चैनल स्टार्ट करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड सिटीजनशिप एंड रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस को, तो इंशाल्लाह उनको उस बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी है। सो ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट। ओके, इसमें अगर तो आपके स्पाउस ने या सेकेंडरी एप्लीकेंट जो आपके साथ हैं, आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी होंगे सेकेंडरी एप्लीकेंट, अगर तो उन्होंने आइल्स कंप्लीट कर रखा है तो उनको उनके पॉइंट्स मिलेंगे। अगर नहीं कर रखा तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो स्पाउस हैं उनका या अपनी फैमिली का आइल्स बुक कर सकते हैं। उनकी पेमेंट आप एप्लीकेशन फ़ी के साथ कर देते हैं, फिर वो वहाँ जाके आइल्स कर लेते हैं। सो ये एक ऑप्शन भी अवेलेबल है लैंग्वेज बेंचमार्क कंप्लीट करने के लिए, आपके जो हैं स्पाउस जो, उनके लिए। इससे क्या बेनिफिट होता है कि अगर वो वहाँ जाके जाते ही आइल्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके बच्चों के लिए आगे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में एनरोल होना, आपके स्पाउस के लिए वर्क करना, क्योंकि तब ये रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे, तो वो रिक्वायरमेंट उनकी मीट हो जाती है। सो ये एक और चीज़ है न्यूजीलैंड के लिए।
अच्छा, न्यूज़ीलैंड तो बहुत ही आइडियल है। आई मीन मेरा तो बहुत फेवरेट है ये कंट्री। और एक ज़माने में मेरा न्यूज़ीलैंड से एजुकेशन हासिल करने का बड़ा दिल हुआ करता था, बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी, बट आई ऑप्टेड नेशनल, या हमने क्वालिफिकेशन हासिल की। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की इंटरनेशनल लेवल तक ली। अब ये है कि इसकी जो फ़ी है ना, उसके बारे में आप लोग को गाइड करना है, और फ़ी के साथ साथ एक टाइमलाइन है, उसके बारे में गाइड करना। ओके, अब ऐसा है कि आप, ये पेज है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। आपने यहाँ पे लिखना है स्किल्ड I'm सॉरी, ये आ गई स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट वीज़ा। आपने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ से भी आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, जिंदाबाद। अब आप ऑनलाइन अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे। तो ये अब आपको सारी की सारी जो फ़ी है ना, उसकी डिटेल्स देने लगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं हम इस वक्त, गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसकी। अच्छा, अब आपने क्या करना, स्टेज वन आपकी क्या होगी, आपने अपनी ईओआई डालनी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी टोटल कॉस्ट होगी 590 न्यूजीलैंड डॉलर्स। मतलब आपका स्टार्ट में, ये वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगी मैं आपके, दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक वेबसाइट कन्वर्जन रेट्स के लिए। मतलब आपकी जो फर्स्ट टाइम कॉस्ट आएगी ना एप्लीकेशन डालने की, वो टोटल होगी 78,611 पाकिस्तानी, तकरीबन तकरीबन 78,611 आपकी कॉस्ट आएगी अपनी ईओआई डालने की। उस कॉस्ट में आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाएगी वो अराउंड 47,000, आइल्स फ़ी आजकल इतनी हो गई है, आई थिंक 50 तक चली गई है, तो वो आ जाएगी। सो दैट मीन्स एक 25 या एक 30 जो है ना, वो आपकी इनिशियल कॉस्ट होगी अपनी इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, और जिन चीज़ों पे आपके पैसे लगने हैं। एजीसी अटेस्टेशन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की करवानी है, ओरिजिनल की सिर्फ फोटोकॉपीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको 7-8 हज़ार आपका उस पर लग जाएगा। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट है। अगर आप अपनी स्पाउस या अपनी वाइफ को साथ में एड्स करवाते हैं, उनका भी 50। तो न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन डालने की आपकी जो टोटल कॉस्ट है, वो एक्चुअल तो इतनी है, क्योंकि ईओआई के टाइम पे ना उन्होंने आपसे ओरिजिनल आई रिजल्ट मांगना है, ना आपने उन्होंने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगने हैं। आपने जो चीज़ें लिखनी है बस ऑनलाइन अपनी ईओआई में लिख के आपने वो डाल देनी है। ठीक है, अब वो ईओआई कैसे सबमिट करते हैं, सो उसकी एक वीडियो आपको बना देंगे, गाइडिंग वीडियो, जैसे कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कैसे डालते हैं, बिल्कुल वैसे इसकी ईओआई कैसे सबमिट करते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट वीडियो उस पर बना देंगे गाइडिंग वीडियो। सो उस वक्त तक, जब तक आपने ईओआई डालनी है ना, आपने आइल्स नहीं भी किया हुआ तो दैट इज़ फाइन, आप अपनी ईओआई डाल सकते हो और उसके बाद आप अपना आइल्स करोगे। सो ये फ़ी आपके आइल्स की, आपकी एचईसी की अटेस्टेशन की डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने की, तो ये टोटल मिला के आपका कोई 2.25 लाख का खर्चा बनेगा, टोटल फ़ी जो आपकी होगी। उसके बाद में आपने जब एप्लीकेशन लगा देनी है, उसके बाद इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन वेट। अच्छा, अब जो टाइम फ्रेम क्या है, ईओआई में आपकी जो सिलेक्शन है वो अभी उन्होंने सस्पेंड की हुई है। ये चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन में लानी थी मुझे। ये नीचे लिखा है कि नॉर्मली हम जो ईओआई हैं वो हर 2 वीक के बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें से एप्लीकेशंस जो स्कोर मीट कर रही होती हैं उनको पिक करते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह जो हमने सिलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो सस्पेंड किया होगा अनटिल फर्दर नोटिस। अच्छा, अब ये फर्दर नोटिस क्या है, यहाँ पे तो उन्होंने ये लिखा हुआ है, लेकिन एक और जगह पे उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हम 2023 तक, 2023 के बिल्कुल स्टार्ट तक जो है ना, ये पुरानी एप्लीकेशंस जितनी भी कोविड की वजह से रुक गई थी उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो जो वेट कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उनको अभी आईटीएस आना शुरू हो रहे होंगे, और जो नए एप्लीकेंट्स हैं उनको एक्टिवली ईयर 2023 में, इवन के आज से, दिस इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 to 4 मंथ्स में उनका भी ईओआई का जो है ना वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो आप लोगों को एप्लीकेशन डालने में हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए, सिलेक्शन इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। अब न्यूजीलैंड के ऑफिस ओपन हो गए हैं, ये उन्होंने अपनी अपडेट दे दी है। इनविटेशन टू अप्लाई, वो जैसे कोई पूल में से, ईओआई में से सिलेक्ट होगा, विद इन 3 वीक्स उसको आईटीए आ जाएगा। सो 2023 के आगाज़ में जब आपको ईओआई, अगर आप 2023 में डालेंगे, दिसंबर में डालेंगे, तो इंशाल्लाह जनवरी, फरवरी, मार्च, इन्हीं महीनों में अगर आपने पॉइंट्स मीट कर लिए हैं तो यू विल स्टार्ट रिसीविंग योर आईटीए। इनविटेशन टू अप्लाई मीन्स कि आप स्कोर मैच कर रहे हैं,
जो भी आपने चीज़ें क्लेम की हैं अपनी, अब आप उनके रियल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं हमें अपने, जो भी आपका डैशबोर्ड होगा उसके ज़रिए। स्टेज 2 आ गई जनाब। स्टेज 2 में अब आपकी ये इमिग्रेशन कॉस्ट आ गई, आपको ITA आ गया। अब उन्होंने कहा कि आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करें। तो ये नॉन रिफंडेबल $4,890 हैं आपकी जो इमिग्रेशन फ़ी है। और इसमें उन्होंने जो इमिग्रेशन लेवी फ़ी होती है वो डाली हुई है। सो दैट मीन्स कि पहले आपने तकरीबन ₹2.25 लाख लगाया, फिर उसके बाद में जब आप सिलेक्ट हो गए, तकरीबन 1-1.5 साल लग जाते हैं सिलेक्शन में, तो फिर आपको तकरीबन ₹6.5 लाख और उनको देना है एज ए फ़ी। ये आपकी फैमिली एप्लीकेशन हो गई, फैमिली एप्लीकेशन के अलावा। ओके, ये टाइम फ्रेम्स हैं। आपने जैसे आप सेलेक्ट हुए विद इन 4 मंथ्स ये फ़ी जमा करा के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने होते हैं EOI में। जैसे आपका IELTS हो गया, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, जो सारे एप्लीकेशन में लोग शामिल हैं वो सारे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम 46 मंथ लेते हैं। 12 महीने 1 साल में होते हैं, 24 महीने 2 साल में होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम इस वक्त 4 साल की बात कर रहे हैं कि उसमें हम प्रोसेस करते हैं एप्लीकेशन। परेशान नहीं होना, ऐसा नहीं कि अपनी एप्लीकेशन लगा दी तो अब आपको कहीं 4 साल बाद जाके न्यूजीलैंड की मिलेगी। अगर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप विद इन 1 ईयर लेते हैं। ये मैक्सिमम जो इन्होंने पीरियड लिखा होता है ये इन्वॉल्व होता है उन लोगों के लिए जिनकी एप्लीकेशन में कोई कमी निकल आई है, दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन करवाएं तो पीरियड एक्सटेंडेड रहता है। सो मैक्सिमम 46 मंथ्स फॉर एप्लीकेंट टू प्रोसेस देयर एप्लीकेशन, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब ये सारी डिटेल्स हैं इनकी। सो आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी ना, अभी इसमें फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा हो जाएगी कॉस्ट। 6 से आप 7 या 8 पे चले जाते हैं ऑलमोस्ट। आप समझ लेंगे आप अराउंड इतना आपका, अगर आप फैमिली ऑफ 3 हैं या 2 हैं तो ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 लाख। अच्छा, ये आपकी टोटल कॉस्ट है फॉर द न्यूजीलैंड इमिग्रेशन। और ये इतनी कॉस्टली आपको लग रही होगी कनाडा के मुकाबले में, क्योंकि वहाँ पे तो हमने जो लास्ट कैलकुलेशन की थी उसकी एक वीडियो चैनल पे मौजूद है। अब उसमें कोई पौने के 4 लाख टोटल ख़र्चा बना था हमारा। तो न्यूजीलैंड का ज़्यादा है। फ़र्क क्या है, वहाँ पे आपको 5 साल की PR मिल रही है, यहाँ को आपको लाइफ टाइम रेजिडेंस दे दिया उन्होंने। आपको बार रिन्यूअल के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ता। सो 10 लाख फॉर अ फैमिली ऑफ 4, आई मीन हस्बैंड वाइफ एंड 2 बच्चे, इतनी कॉस्ट आराम से आ जाती है। 10, अगर 2 बच्चा और है तो 12 लाख हो जाएगी, 15 लाख। मतलब दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। सो दिस इज़ अबाउट द IELTS स्कोर एंड द टाइमलाइन। ये लिंक्स आपको दे देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम EOI कैसे डालते हैं उस पर बनाएंगे। अभी से इस वीडियो के मुतालिक आप लोगों के कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप पूछिए, इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पांस देंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।